हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बंगाल के नवाबों और उनके बारे में देखा था। लास्ट हमने सिराजुद्दौला का संघर्ष वगैरह देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है सिराजुद्दौला के संघर्ष में से ही है, लेकिन वो है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। हम इस टॉपिक को कुछ इस तरह से देखेंगे कि चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, यानी पुलिस का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, या कोई बड़े एग्ज़ाम जैसे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इनके प्री के टॉपिक भी कवर हो जाए, यानी वनडे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन भी कवर हो जाए और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। हम कितने डायमेंशंस में इसको कवर करेंगे उन बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दूसरा हम देखेंगे ये कहाँ हुआ था। फिर इसमें हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ कथन, यानी कुछ विचारकों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, कथन को देखेंगे। कथन के बाद हम इसके कारण देखेंगे। कारण मतलब हम ये देखेंगे कि ये क्यों हुआ, और कारण में हम देखेंगे दो तरह के कारणों को। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम देखेंगे इसका परिणाम, परिणाम या जिसको हम बोल सकते हैं निष्कर्ष भी। ठीक है, इसे भी देखेंगे और इसी में हम एक और चीज देख सकते हैं, इसका स्रोत। ठीक है, स्रोत मतलब ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इन सारे टॉपिक्स पर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, यहां हम देखेंगे प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा है। प्लासी का नाम प्लासी क्यों, और ये प्लासी का युद्ध। दूसरे में हम देखेंगे जो प्लासी का युद्ध है वो क्यों हुआ है, इन चीजों को देखेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 डायमेंशंस में इसको कवर करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध हुआ कब है। तो ये युद्ध हुआ है 23 जून 1857 को। ये युद्ध हुआ है आपका 23 जून 1857 को। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। दिन अगर याद रखेंगे तो दिन है गुरुवार। ठीक है, समय अगर ध्यान रखेंगे तो ये सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। ये इसकी जानकारी हुई, यानी कब हुआ है तो 23 जून 1857 गुरुवार के दिन 8 बजे सुबह से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहां पर हुआ है ये देखते हैं। तो लोकेशन है आपका प्लासी का मैदान, प्लासी का मैदान भागीरथी नदी का तट या किनारा। ये भागीरथी नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है। जिला कौन सा है? नदिया जिला। लोकेशन कहां पर है? मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर। ठीक है, और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, ये आपका लोकेशन हुआ प्लासी के मैदान का। यानी कहां पर हुआ था ये युद्ध? प्लासी का मैदान, भागीरथी नदी का तट। भागीरथी नदी गंगा की सहायक नदी है। नदिया जिला है, मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर, पश्चिम बंगाल। यहां पर युद्ध हुआ है प्लासी का। ठीक है, अब कथन, इसके बारे में कथन।
कथन को हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, कथन को हम यहां पर देखेंगे। इससे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पर इसके स्रोत को देखते हैं, किसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है। तो एक थिंकर है या लेखक है जिनका नाम है गुलाम हुसैन, उनका नाम है गुलाम हुसैन, और इनकी बुक है या पुस्तक है, किताब है, जिसका नाम है सियार उल मुतखैरीन, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है। यानी गुलाम हुसैन के जो पुस्तक है या बुक है सियार उल मुतखैरीन, उसमें इस प्लासी के युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। पूरा डिटेल अगर जानना है तो आप इस बुक को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कथन देखते हैं, ठीक है। कथन से पहले एक चीज और देख लें, यहाँ पर प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा है, तो याद रखिएगा जो प्लासी का मैदान है वहां पर पलाश के पेड़ हुआ करते थे, ठीक है, पलाश के पेड़, और उस पलाश के पेड़ में पलाश के फूल भी लगा करते थे। आप पलाश के फूल वगैरह देखते होंगे, जंगल ज्वाला भी इसको उस समय कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है, ठीक है। तो पलाश के पेड़ या फूलों के कारण वो पूरा मैदान भरा हुआ था, ठीक है, ठीक है। पलाश का पेड़ या पलाश के फूलों के कारण वो पूरा मैदान भरा हुआ था, जिस कारण से उस मैदान को क्या बोला जाता था, पलासी का मैदान, पलासी का मैदान। लेकिन फिर अंग्रेजों ने इसको थोड़ा सा तोड़ा शब्द को और अपने हिसाब से ढाल लिया, और पलासी को ये लोग प्लासी बोलने लगे, यानी प्लासी का मैदान इसे बोला जाने लगा। पहले ये था पलासी का मैदान पलाश के पेड़ों के कारण, और अब ये हो गया है प्लासी का मैदान, ठीक है। तो नाम के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब यहां पर हम आते हैं कथन के बारे में, ठीक है। इसमें कथन हम 3 थिंकर्स का देखेंगे या 3 इतिहासकारों का देखेंगे। पहले इतिहासकार हैं जिनका नाम है के एम पडिक्कर साहब, के एम पडिक्कर। दूसरे हैं श्री नवीन चंद्र, और तीसरे हैं सर जदुनाथ सरकार, ठीक है। के एम पडिक्कर क्या बोलते हैं, जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था वो क्या था, एक सौदा था, केवल एक सौदा था, ठीक है। श्री नवीन चंद्र क्या बोलते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक अनंत अंधकारमय रात्रि की शुरुआत हो गई। ये कथन आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि इस कथन से आपको पता चल सकेगा कि यह युद्ध कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास के नजरिए से, ठीक है। और दूसरा, इन कोटेशन से या इन कथनों से एमपीपीएससी या बड़े एग्जाम्स और जैसे यूपीएससी हो गए क्वेश्चन पूछते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कथनों के बारे में भी पता होना चाहिए। तीसरे जो थिंकर हैं वो कहते हैं कि इस दिन मतलब 23 जून 1757 को क्या हुआ, एक मध्यकालीन जो युग था उस समय, मध्यकालीन युग का अंत हो गया, और यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक युग की, आधुनिक युग की शुरुआत हो गई, ठीक है। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसे इधर लिख देता हूं। ये कहते हैं उस समय जो मध्यकालीन युग था उसका एंड हो गया कब, इस डेट से 23 जून 1757 से, और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये 3 थिंकर्स थे जिन्होंने 3 तरह की बातें बोली थी इस युद्ध के बारे में। के एम पडिक्कर साहब बोलते हैं प्लासी का युद्ध एक सौदा था,
श्री नवीन चंद्र कहते हैं प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक अनंत अंधकारमयी रात्रि की शुरुआत हो गई। सर जदुनाथ सरकार बोलते हैं 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। अब देखिएगा, इस युद्ध के बारे में एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये कैसा युद्ध है? ये ऐसा युद्ध है जहां एक तरफ विश्वास है और दूसरी तरफ धोखा है। यानी एक तरफ पूरा भरोसा किया जा रहा और वही भरोसा धोखा है। दूसरा, ये ऐसा युद्ध है जहां पर अपने ही धोखा दे रहे हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही युद्ध है और यहीं से माना जा सकता है कि आधुनिक युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये युद्ध जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच का युद्ध है। यानी ये युद्ध अंग्रेजों और भारतीयों के बीच का युद्ध है। ये ऐसा युद्ध है जहां पर अंग्रेज एक सेट नवाब को, एक स्थायी नवाब को, एक स्थापित नवाब को हटा देंगे केवल अपनी बुद्धि के कारण। और ये ऐसा युद्ध है जहां पर अंग्रेज अपने आप को स्थापित करेंगे। यहीं से वो भारत की राजनीति में प्रवेश करेंगे और बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू करते हुए भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते जाएंगे। ये युद्ध कितना बड़ा है आप लोग देखिएगा, या इस युद्ध में अंग्रेजों ने कितना अपना दिमाग लगाया है, कितनी अपनी कूटनीति अपनाई है, उसे आप लोग देखेंगे। इस युद्ध में एक तरफ जो नवाब है, नवाब का नाम सिराजुद्दौला है, उसके पास सेना है 50,000 की, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज है यानी रॉबर्ट क्लाइव है, उसके पास सेना है 3,000 की। फिर भी ये 3,000 की सेना 50,000 की सेना के सामने जीत जाती है, और ये 50,000 की सेना 3,000 की सेना के सामने घुटने टेक देती है या हार जाती है। तो ये पूरा युद्ध जो है बुद्धि का युद्ध है, बुद्धि बल का युद्ध है। आगे हम और भी देखेंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति दिखाई है, अपना षड्यंत्र दिखाया है, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, अपनी स्ट्रेटेजी दिखाई है, अपनी टेक्निक्स दिखाई है। और आगे भी हम युद्ध देखेंगे, एक जो है 1764 का बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज अपनी ताकत दिखाते हैं, अपना बाहुबल दिखाते हैं, अपनी सैन्य शक्ति दिखाते हैं, अपना युद्ध दिखाते हैं। तो यहां पर बुद्धि देखेंगे, अगले युद्ध में बुद्धि और शस्त्र दोनों देखेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो ये कैसा युद्ध है? अपनों के ही धोखे का। ठीक है, वो अपना कौन था? एक व्यक्ति का नाम है मीर जाफर। इतिहास का बहुत बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है मीर जाफर, और सिराजुद्दौला जो इस धोखे का भुक्तभोगी है, जो धोखा सह रहा है। ठीक है, मीर जाफर ने चाल चली थी सिराजुद्दौला को हराने के लिए, और आखिरी में मीर जाफर अपने चाल में कामयाब हुआ और सिराजुद्दौला मारा गया, हारा फिर मारा गया। ठीक है, तो इसकी कहानी हम देख रहे हैं। कह सकते हैं यहाँ पर मीर जाफर की साजिश, छल का वो जाल, प्लासी में बिखरा नवाब का कमाल, विश्वास की पीठ में खंजर था उतारा, धरती भी रो पड़ी सिराज जब हारा। ये कहानी उस नवाब की है। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कब हुआ है? 23 जून 1857 गुरुवार को हुआ है। कहाँ हुआ? प्लासी के मैदान, भागीरथी नदी का तट, गंगा की सहायक नदी, नदिया जिला मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर, पश्चिम बंगाल, भारत। स्रोत क्या? गुलाम हुसैन की बुक सियारुल मुस्खरीन। इसमें जानकारी मिलती है प्लासी के युद्ध के बारे में। क्यों प्लासी के युद्ध को प्लासी नाम दिया गया? तो पलास के पेड़ों के कारण इसे पलासी बोला जाता था, अंग्रेजों ने इसे प्लासी कर दिया। कथन में क्या देखा हमने? के एम पडिक्कर साहब, प्लासी का युद्ध एक सौदा था। श्री नवीन चंद्र, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में एक अनंत अंधकारमय रात्रि की शुरुआत हो गई। रात्रि मतलब एक बुरा समय शुरू हो गया भारत के लिए जब प्लासी का युद्ध हुआ। सर जदुनाथ सरकार क्या बोले? 23 जून 1757 को मध्यकालीन युग समाप्त होता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, कब हुआ है, कहाँ हुआ, स्रोत, प्लासी के युद्ध को प्लासी क्यों कहा जाता है, हम कथन देख लिया हमने। बस बचा क्या? परिणाम, और बचा क्या है कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों। तो अब हम इसे देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या देखने वाले हैं
कारण, यानी ये युद्ध हुआ क्यों। तो कारणों को हम देखते हैं 3 बिंदुओं के आधार पर। पहला था पारिवारिक कारण, दूसरा है राजनीतिक, या इसे ही हम कह सकते हैं व्यापारिक कारण, और तीसरा है तात्कालिक कारण। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर उठा करके पहला कारण, जिसको हम बोलते हैं पारिवारिक कारण। ठीक है, पारिवारिक कारण को समझने से पहले थोड़ा सा हम पहले चलते हैं 1707 में। 1707 में एक मुगल शासक है जिसका नाम औरंगजेब था। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो मुगल सत्ता में कोई भी योग्य शासक नहीं दिखाई देता। ठीक ठाक सब थे, योग्य शासक कोई दिखाई नहीं दिया। और इसकी मृत्यु के बाद मुगल शासक बहुत कमजोर हो गया। कारणवश क्या होता है, जो अन्य राजा थे या छोटे छोटे जो सूबे के मालिक थे या स्वामी लोग थे, वो अपने आप को क्या करने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगे। यानी मुगल शासक की मृत्यु, अब बहुत सारे राज्य जो उस शासक के अंडर में थे या वो राजा जो उसके अंडर में थे, वो सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और अपने अपने राज्य का खुद को मालिक घोषित करने लगे। उसी बहती बयार में एक व्यक्ति ठंडी हवा का झोंका लेता है और उस व्यक्ति का नाम है अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां अपने आप को 1740 में नवाब घोषित करता है, यानी बंगाल का नवाब बनता है 1740 से लेकर के 1756 तक। कहां का नवाब है ये? बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है। 1740 में ये नवाब बना है और 1756 तक रहा है। इसका कोई पुत्र नहीं था। क्या थी? 3 पुत्रियां थी। ठीक है, इसका कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों में जो सबसे छोटी पुत्री थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, बोल दिया था कि तुम बंगाल के नवाब रहोगे, नवाब बनोगे मेरे बाद। यानी नवाब मनोनीत कर दिया था या अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। ठीक है, उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अब जब उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया तो बाकी की 2 पुत्रियां जो थी उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया या विरोध कर दिया। 2 पुत्रियों में एक पुत्री जो घसीटी बेगम है उसने सीधा विरोध किया, और एक पुत्री ने तो विरोध नहीं किया, लेकिन उसका बेटा जो था शौकत जंग, उसने विरोध किया था। हालांकि ये मारा जाएगा, मनिहारी के युद्ध अक्टूबर 1756 में ये मारा जाएगा। ठीक है, तो शौकत जंग ये सिराजुद्दौला की मौसी ही हुई, दोनों घसीटी बेगम, और ये दूसरी मौसी का बेटा है, ये मौसी का बेटा। इन लोगों ने विरोध कर दिया। ठीक है, अभी भी जो विरोध है ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। हम पारिवारिक कारण देख रहे थे युद्ध का, जो प्लासी का युद्ध होगा उसकी बुनियाद यहीं से तैयार हो रही है, पारिवारिक कारण। ठीक है, दूसरा हम राजनीतिक कारण देखते हैं। ठीक है, राजनीतिक कारण
यहां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पारिवारिक कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्या देख लिया, पारिवारिक कारण देख लिया। अब हम देख रहे हैं राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक या व्यापारिक कारण। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स को याद रखेंगे। कौन कौन से कीवर्ड्स को आप लोगों को याद रखना है? सबसे पहला कीवर्ड उपहार, तोहफा, नजराना या गिफ्ट, जो कहना चाहें आप लोग। पहला। दूसरा, बात न मानना या इनकार करना। तीसरा, शरण देना या पनाह देना या आश्रय देना। चौथा, युद्ध श्रृंखला। पांचवा, पलटवार। और छठवां, समझौता। ठीक है, तात्कालिक कारण में आप ये 6 पॉइंट्स को याद रखेंगे। पहला, उपहार, तोहफा, नजराना या गिफ्ट। दूसरा, बात न मानना या इनकार करना। तीसरा, शरण देना या पनाह देना या आश्रय देना। चौथा, युद्ध श्रृंखला। पांचवा, पलटवार। और छठवां, समझौता। इन 6 बिंदुओं को आप लोग याद रखेंगे। सबको समझते हैं। पहले वाले को, उस समय यह प्रथा चला करती थी कि जो भी बादशाह बनेगा, नवाब बनेगा, शासक बनेगा या राजा बनेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अन्य व्यापारी होंगे या वहां के कोई राजा होंगे या कोई भी बड़े व्यक्ति होंगे या कोई आम जनता के लोग भी क्या करेंगे, उसे तोहफा देंगे या उपहार देंगे या पुरस्कार देंगे, कुछ भी। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े गिफ्ट ही देने हैं। जिसकी जैसी हैसियत होती थी, क्षमता होती थी, कैपेसिटी होती थी, उस हिसाब से वो उस राजा को कोई ना कोई तोहफा देता था। इस प्रथा को बोला जाता था नजराना प्रथा या नजराना रिवाज। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला मतलब बंगाल का नवाब बना है। कब बना है ये सिराजुद्दौला? नवाब बना है 1756 में। ठीक है, इसकी एज है उस समय 23 वर्ष। 23 वर्ष की आयु में ये नवाब बनता है। नवाब बनने के बाद इसको भी तोहफा दिया जाना था सभी के तरफ से। सबने दिया, फ्रांसीसियों ने दिया, आम जनता ने दिया, अन्य आसपास के शासकों ने, सूबेदारों ने, सबने दिया। बट अंग्रेजों ने इसे तोहफा नहीं दिया। और तोहफा देने का मतलब ये होता था कि हम आपको राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, मान रहे हैं। अब अंग्रेजों ने सिराज को तोहफा नहीं दिया, इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों ने सिराज को शासक स्वीकार नहीं किया। पहला कारण युद्ध का। दूसरा, बात न मानना या इनकार करना। अंग्रेजों को पिछले बादशाहों द्वारा दस्तक मिला था। दस्तक का मतलब शॉर्ट समझिएगा, पास। इसका मतलब ये होता था जो भी व्यक्ति को अगर ये पास मिल जाएगा या जो भी व्यापारी को, उसे टैक्स नहीं देना होगा, यानी चुंगी कर जो उस समय बोला जाता था वो नहीं देना होता था। यानी बिना टैक्स क्या व्यापार कर सकते थे अगर किसी के पास दस्तक हो गया। अंग्रेजों को दस्तक मिल गया था फर्रुखसियर द्वारा,
ठीक है ना, आगे और भी शासक इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दस्तक मिल गया था, इस दस्तक का ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि आप क्या करिए, ये दस्तक मुझे वापस कर दीजिए, अर्थात अब जो भी आप व्यापार करेंगे वहां पर आप टैक्स देंगे। अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना, इसीलिए मैं लिखा बात न माना या इनकार कर देना, दस्तक की बात। ये दूसरा कारण बना युद्ध होने का। तीसरा कारण शरण देना या पनाह देना। अंग्रेजों ने नवाब के दुश्मनों को, नवाब के शत्रुओं को, यानी सिराजुद्दौला के दुश्मनों को, विरोधियों को अपने यहाँ आश्रय दिया था, बसने का मौका दिया था, रहने का मौका दिया था, शरण दी थी, पनाह दिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला को यह बात बुरी पे लगी और बोला कि आप लोग ऐसा मत करो, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उसकी बात नहीं मानी। एग्जाम्पल के लिए घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी है और विरोधी भी। एग्जाम्पल के लिए शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी का बेटा है और विरोधी भी है। एग्जाम्पल के लिए राजवल्लभ, एग्जाम्पल के लिए कृष्णवल्लभ, एग्जाम्पल के लिए कृष्णवल्लभ, ये दोनों पिता और पुत्र हैं। ठीक है ना, तो ये चार लोग अंग्रेजों के सिराजुद्दौला के सीधे सीधे विरोधी थे, और इन चारों लोगों को अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने यहां शरण दे दी थी। सिराजुद्दौला ने मना किया, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। ये तीसरा कारण बना प्लासी के युद्ध का। अब जब ये तीन बातें हो गई, ये तीन कारण हो गए, सिराजुद्दौला को बुरा लगा इन तीनों बातों के कारण, तो सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध कब कब किया, ये 4 जून 1756 को, फिर इसके बाद से 16 जून 1756 को, और फिर 20 जून 1756 को, और फिर 21 जून 1756 को। 4 जून को सिराजुद्दौला ने कहां पर हमला किया, कासिम बाजार पर, कासिम बाजार पर हमला किया और इसे अपने आधिपत्य में ले लिया, जो अंग्रेजों की जगह थी। 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ब्रिटिश स्टेशन पर, कलकत्ता के ब्रिटिश स्टेशन पर हमला करके कब्जा कर लिया। 20 जून को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यह अंग्रेजों का किला था जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था। ठीक है, तो 4 जून को कासिम बाजार पर, अंग्रेजों के एरिया पर या अंग्रेजों के क्षेत्र पर सिराजुद्दौला ने हमला किया। 16 जून को कलकत्ता पर हमला कर दिया, जो अंग्रेजों का ब्रिटिश स्टेशन था। 20 जून को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों का किला था। 20 जून को दोपहर के समय सिराजुद्दौला ने क्या किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी। ये सारी बातों को डिटेल में मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, एक बार देख लेना मेहनत करके, तो चीजें और अच्छी लगेंगी और समझ में भी आएंगी। 20 जून को 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने, जो फोर्ट विलियम की काल कोठरी है वहां पर बंद कर दिया, गर्मी का महीना है। और 21 जून को क्या करता है, उन अंग्रेजों को यानी अगले दिन बाहर निकालता है, जिसमें से इसने बंद किया था 146 लोगों को, 146 अंग्रेजों को बंद किया था, उनमें से केवल 23 अंग्रेज जो थे वो जीवित बचे थे, बाकी के सारे मृत हो गए थे उस गर्मी के कारण, दम घुटने के कारण। इस पूरी घटना को काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इस पूरी घटना का उल्लेख किसने किया है, हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल वहां का ब्रिटिश थिंकर, उसने किया है। और कौन सी बुक में किया है, अलाइव द वंडर्स में। इतिहासकारों में इसको लेकर के मतभेद है कि यह घटना हुई थी या नहीं हुई थी, क्या इसी तरह से हुई थी, इस बात में मतभेद है, क्योंकि इतिहास मतभेदों का विषय है। ठीक है, ये बातें डिटेल में समझाए हो, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब लगातार जब सिराजुद्दौला ने इतने हमले कर दिए, इतने सारे अंग्रेजों को मार दिया, तो ये खबर पहुंची मद्रास में। मद्रास में बैठा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था उस समय, इसे अंग्रेजी गीदड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी गीदड़
वाली बुद्धि लगाता है और क्या करता है, सीधे पलटवार करता है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ पलटवार। और पलटवार कब करता है, ये 2 जनवरी 1757 यानी न्यू ईयर के अगले दिन। और इसी में समझौते को भी देख लेते हैं, 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, 2 जनवरी 1757 को जब मद्रास में क्लाइव के पास ये खबर पहुंचती है तो क्लाइव सीधे हमला कर देता है, कहां पर, कलकत्ता में। और इस कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव कब्जा कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। 9 फरवरी 1757, अब जब कलकत्ता ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया, यानी रॉबर्ट क्लाइव के कब्जे में चला गया और सिराजुद्दौला हार भी गया, तो 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को समझौता करना पड़ा। उस समझौते या संधि को नाम दिया गया अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई संधि है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई संधि है। इस संधि में क्या, संधि मतलब समझौता। इस समझौते में क्या डील हुई, सिराजुद्दौला लगातार हमला किया, गुस्सा आया रॉबर्ट क्लाइव को, मद्रास से निकला, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि अब समझौता करना पड़ेगा। 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के सामने जो सिराजुद्दौला है सारी बातों को मानता है। रॉबर्ट क्लाइव जो जो शर्तें रखता है, जैसे कुछ शर्तें रखा था कि हम दस्तक का पूरा इस्तेमाल करेंगे, दस्तक वापस करने को बोला था ना सिराज, क्लाइव ने बोला हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि तुम हार गए हो, बात मानना पड़ेगा। सिराजुद्दौला बात मान लिया, बोला हाँ मानूंगा। ठीक है, दूसरा, हम यहाँ पर कलकत्ता में किलेबंदी कर सकते हैं, कलकत्ता में अपने सिक्के डाल सकते हैं, कलकत्ता में अपने सैनिक रख सकते हैं। ये सारी बातें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से बोल रहा है और सिराजुद्दौला इन सारी बातों को मानता जा रहा, स्वीकारता जा रहा, कबूल 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 करता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हार चुका है ये, अब हारा है तो बात मानना पड़ेगा। यहां पर कलकत्ता चला गया, किसके हाथों में, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में। लेकिन इन सारी बातों का प्लासी के युद्ध से क्या संपर्क है, अब ये सारे छोटे मोटे कारण बने, ये छोटे मोटे छोटी मोटी झड़पें ही हो रही हैं। प्लासी के युद्ध के सामने ये छोटी मोटी मुठभेड़ें ही बस हैं। ठीक है, अब इन सारे कारणों के कारण युद्ध हो सकता था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तब रॉबर्ट क्लाइव यहां पर एक नया कारण तैयार करता है युद्ध करने के लिए, जिसे हम कहते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव झूठ मूठ में ही आरोप लगाता है किसके ऊपर, सिराज के ऊपर। क्या आरोप लगाता है, सिराज जो है वो जो 9 फरवरी को या अलीनगर की जो संधि हुई थी उसे मान नहीं रहा है या उसके विरोध में काम कर रहा है। देखो ये आरोप लगा दिया। मैं आप लोगों को पारिवारिक कारण बता दिया, मैं आप लोगों को राजनीतिक कारण बता दिया और आप लोगों को अब तात्कालिक कारण बता रहा हूं। तात्कालिक कारण ऐसा कारण होता है या ऐसा कारक होता है जिसके कारण कोई घटना तुरंत हो जाती है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ऊपर यह आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला जो है वो अलीनगर की जो संधि हुई है या 9 फरवरी को जो संधि हुई थी उसे मान नहीं रहा या उसके विरोध में कार्य कर रहा है। इन सारी बातों के कारण अब होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, लेकिन अब यहां पर कुछ बातें और समझाना चाहता हूं। ठीक है, जगह कुछ बातें और समझिएगा, यहां पर समझा रहा हूं आप लोगों को। सिराजुद्दौला के कुछ दुश्मन हैं, एक है दुश्मन 1 और एक है दुश्मन 2। दुश्मन 1 में कौन है, पारिवारिक दुश्मन, और दुश्मन 2 में कौन है, अंग्रेज। अंग्रेज भी सिराजुद्दौला का दुश्मन है और परिवार भी सिराजुद्दौला का दुश्मन है। तो यहां पर क्या होता है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है, यानी दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। क्या बोला मैं, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपस में दोस्त होता है। यानी अंग्रेज भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, परिवार भी सिराजुद्दौला का दुश्मन था, तो इन दोनों में क्या हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। यानी परिवार और अंग्रेज दोनों साथ में मिल गए, और जब साथ में मिल गए तो एक नई टीम तैयार किए जो इन दोनों का मिश्रण था, मिक्सचर था। ठीक है,
तो उन दुश्मनों की लिस्ट को भी देख लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियोस में बताया हूं, यहां पर भी बता दूंगा, क्या बिगाड़ लोगे, तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दुश्मनों की लिस्ट दे रहा हूं। तो क्या हुआ, दोनों दुश्मन मिल गए। क्या हो गया, दोनों दुश्मन मिल गए। दुश्मनों की लिस्ट देखते हैं, दुश्मनों की लिस्ट। पहला दुश्मन मीर जाफर, इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज मेरी नजर में। ठीक है, याद रखिएगा धोखेबाज क्या है, 65 साल का है। यहां पर जो धोखा खा रहा सिराज, कितने साल का है, मात्र 23 साल का। नवाब चाहता तो निपटा देता, लेकिन मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं। मीर जाफर। दूसरा धोखेबाज या दूसरा दुश्मन राय दुर्लभ। तीसरा मानिक चंद। चौथा अमी चंद, या इसको अमीन भी बोला जाता था। पांचवा महावत चंद या फतेह चंद या जगत सेठ। इसको जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी, मुगल बादशाह ये, इसने उपाधि, यानी जगत सेठ उपाधि है और नाम इसका महावत चंद कहीं मिलता है और कहीं पर फतेह चंद मिलता है। छठवां घसीटी बेगम। कौन है, मौसी, मां का दूसरा रूप। सातवां शौकत जंग। कौन था ये, सबसे पहले पूर्णिया का नवाब था। दूसरा फैक्ट, दूसरी मौसी का बेटा। और तीसरा फैक्ट, इस समय ये मारा जा चुका है। कहां मारा गया है, युद्ध का नाम है मनिहारी का युद्ध। कब हुआ है, अक्टूबर 1756 में। ठीक है ना, यानी 1757 में युद्ध होगा प्लासी का, 23 जून 1757 को। ये यहां डेट लिख दे रहा हूं, 23 जून 1757 को युद्ध हुआ है, लेकिन ये अक्टूबर 1756 में ही मारा गया। इसी षड्यंत्र के कारण मारा गया, इसीलिए हम यहां पर इसको काउंट कर ले रहे हैं। आठवां, अच्छा मीर जाफर कौन, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन भी तो ले लें। मीर जाफर कौन है, ये नवाब का सेनापति है, नवाब का सेनापति है, या सेना नायक भी कह सकते हो। ठीक है, और एक भी तो लिखो, नवाब बनने का इच्छुक है ये, नवाब बनने का इच्छुक, तभी तो पूरा षड्यंत्र कर रहा है। स्टार लगा दो, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र में सबसे मेन रोल है। फिर राय दुर्लभ कौन है, राय दुर्लभ भी है उसका दीवान। ठीक है, दीवान मतलब हिसाब किताब देखने का काम कर रहा है। मानिक चंद कौन है, ये कलकत्ता का प्रभारी है। ठीक है, अमी चंद या अमीन कौन है, ये व्यापारी है कलकत्ता का ही। महावत चंद फतेह चंद कौन है, यह जगत सेठ कौन है, ये बैंकर है, बंगाल का बैंकर है। ठीक है, घसीटी बेगम के बारे में बता ही दिया, शौकत जंग के बारे में बता ही दिया। 7 लोग हो गए, अगला देखते हैं। आठवां खादिम खां।
खादिम खां, ये भी सेना का एक अधिकारी है, सेना का अधिकारी। ठीक है। 9वां राजवल्लभ, राजवल्लभ। 10वां कृष्णवल्लभ। 11वां यार लतीफ। 12वां रॉबर्ट क्लाइव। 13वां एडमिरल वॉटसन। ठीक है। राजवल्लभ का पुत्र है कृष्णवल्लभ, और ये उस समय के हिंदू राजा हैं। ठीक है। यार लतीफ, ये भी सेना का, या सेना में ही है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, एडमिरल वॉटसन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स हैं और अपने अपने काम में लगे हुए यानी षड्यंत्र में। तो टोटल कितने लोग हो गए? मीर जाफर सेनापति, राजउल्लभ दीवान, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, अमित चंद व्यापारी, महावत चंद फतेह चंद जगत सेठ बैंकर, जगत सेठ को उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। 6वां घसीटी बेगम, 7वां शौकत जंग, 8वां खादिम खां, 9वां राजवल्लभ, 10वां कृष्णवल्लभ, 11वां यार लतीफ, 12वां रॉबर्ट क्लाइव, 13वां एडमिरल वॉटसन। ये दोनों मिलकर के एक टीम बना ली, यानी दोनों दुश्मन मिलकर के एक टीम बना लिए। ठीक है। तो टोटल कितने लोग हो रहे हैं? देखो फॉर्मूला यहां पर दे रहा हूं। एनिमी 1, जिसको हम एफ एनिमी बोलते हैं, फैमिली एनिमी, और दूसरा एनिमी 2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल एनिमी। ठीक है। इन दोनों को मिला करके कितने हो जा रहे हैं? टोटल 13 लोग हो जा रहे हैं। 13 लोग मिलकर के क्या करेंगे? यहां पर 13वीं करेंगे, मृत्यु के बाद का संस्कार। किसकी 13वीं करेंगे? सिराज की। और किस ताप पर? धोखे की ताप पर। ठीक है ना? धोखे की अग्नि में धीरे धीरे अपने पकवान 13वीं को बना रहे हैं और धीरे से सिराज को परोस देंगे, सिराज निकल लेगा। ठीक है, समझ में आई बातें? मुझे सिराज को मारने में कोई खुशी नहीं हो रही, ना दुख हो रहा है। वो उस समय इतिहास की घटना है, आप जिसे जिस तरह से लेना चाहें। किसी शासक को आप अच्छे में ले सकते हैं, किसी शासक को बुरे में ले सकते हैं। मैं मास्टर हूं, दोनों पहलुओं को साथ में लेकर के चल रहा हूं। तर्कपूर्ण शक्ति आपके पास भी है, मेरे दिमाग से नहीं चलना है। चलिए, तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। ये दुश्मन है। कोई भी मजबूत व्यक्ति हो, वो दो ही कारणों से हारता है। या तो उसके चरित्र पर लालछन लगा दिया जाए, या उसके आपसी लोगों को, इसके करीबी लोगों को, उसके विश्वास पात्रों को अपने साथ मिला लिया जाए। इतिहास में जितनी घटनाएं मिलेंगी उसमें यही मिलेगा। कोई भी बड़ा शासक, जैसे रावण, हारने का कारण क्या? खुद का भाई दूसरी टीम में चला जाता है। कौन सही था कौन गलत था आप लोग बेहतर जानना है। रावण असत्य पे था, राम सत्य पर थे, लेकिन हारा क्यों? यह भी एक कारण लिया जा सकता है। वैसे यहां पर देखो, ये सारे सहयोगी हैं, सारे करीबी हैं, पारिवारिक हैं, दरबारी हैं। किसके? सिराजुद्दौला के। और ये साथ में मिल गए किसके? अंग्रेजों के। तो फायदा होना ही है। अब क्या घटना होने वाली है प्लासी के युद्ध के लिए, उन सारी बातों को देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन लोग हैं? ये सारे अपने लोग ही हैं। बार बार आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ये केवल सिलेबस के तौर पर नहीं देखना है, आपको इस तौर पे भी देखना है कि हमारा अपना जो है वो अपना ही रहे। ठीक है, और जो बदल रहा है वो कभी अपना था ही नहीं। किताबें जीवन का सबक भी देती हैं। रट करके एग्जाम पास नहीं करना है, रट करके पढ़ करके समझना है, क्योंकि आगे चल करके इंटरव्यू भी देना है और आगे चल करके एक समाज को भी चलाना है। और समाज जो होता है संबंधों का जाल होता है। संबंध मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, ये समाज शास्त्र में कहा जाता है। तो उन संबंधों को समझना पड़ेगा। संबंधों को समझना तो इंसानों को समझना पड़ेगा, और इंसानों को समझना है तो जिंदगी को, जीवन को समझना पड़ेगा, जो केवल किताबों से समझा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें। तो क्या कह सकते हैं, ये सिराजुद्दौला को क्या कोई हथियार मार रहे हैं, या सिराजुद्दौला को कोई खंजर मार रहा है? नहीं, सिराजुद्दौला को उसके अपने लोग मार रहे हैं।
दो लाइनें बस याद रखिएगा जो इन पूरी बातों को समझा देंगे। कौन सी दो लाइनें? खंजर से नहीं हम साये से हारा था, खंजर से नहीं हम साये से हारा था, प्लासी में अपनों ने किसी अपने को मारा था। ये कहानी उसी अपनों की अपने को मारने की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन धोखेबाजों का। इन्हीं धोखेबाजों के कारण सिराज हारेगा प्लासी के मैदान में। उन सारी कहानियों को देखना है। ठीक है, तो अब प्लासी के युद्ध में सीधे पहुंचते हैं हम लोग। षड्यंत्र हो गया, षड्यंत्रकारी लोगों को देख लिया, अपने कारणों को देख लिया। अब सीधे प्लासी के युद्ध के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो डेट है 12 जून 1757। 12 जून 1757 को क्लाइव क्या करता है? अपने 3000 सैनिक या कहीं पर मिलता है 3200 सैनिक लेकर के कहां पहुंचता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पहुंचता है। और अगली डेट 19 जून 1757 को क्या करता है? क्लाइव कटवा या कटावा पर अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कटावा क्या है? यह मुर्शिदाबाद की राजधानी है, सॉरी मुर्शिदाबाद का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है या गेट है। ठीक है, तो 12 जून 1757 को 3000 या 3200 की सेना लेकर के क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंचता है। और 19 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? कटवा या कटावा पर अधिकार कर लेता है, जो मुर्शिदाबाद का क्या था? प्रवेश द्वार था। ठीक है, अब सीधे हम लोग चलेंगे 19 जून के बाद 23 जून 1757 को। 23 जून 1757, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर? प्लासी का युद्ध। आ गए हम लोग ग्राउंड में। यहां पर दो टीमें हैं। आपको पता है ये युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? सिराज वर्सेस क्लाइव। हम ये भी कह सकते हैं भारतीय वर्सेस अंग्रेज, जो कहना चाहें आप लोग। ठीक है, तो यहां पर सिराजुद्दौला की सेना में है 50,000 सैनिक। 50,000 क्या है? सैनिक है। और इन सैनिकों को सिराजुद्दौला ने 3 टीम में बांट दिया है। टीम 1, टीम 2 और टीम 3। 3 टीमों में बांट दिया है। इस सेना को 3 भागों में तोड़ करके बांट दिया है। पहले का लीडर बनाया है 2 लोगों को। नाम क्या है? मीर जाफर। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ में आ गया होगा कि मीर जाफर इस आधी सेना को ये लीड कर रहा। और साथ में है राय दुर्लभ। ये कौन है? आप लोगों को पहले ही परिचय इन लोगों का करा चुका हूं। धोखेबाज लोग हैं ये। धोखेबाज टीम 1 में है। तो ये याद रखिए कि टीम 1 तो सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, क्योंकि मीर जाफर, राय दुर्लभ इस सेना को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैं सिराजुद्दौला के बहुत ईमानदार लोग, जैसे मीर मदान या मीर मदन, और फिर है मोहनलाल। ठीक है, बहादुर अली, और हैं नौवे सिंह हजारी। ये तोप खाने के प्रमुख हैं, तोप कारखाने के प्रमुख हैं, ऐसे ऐसे करके सारे लोग हैं। ठीक है, तो मीर मदान है, मोहनलाल है, बख्शी मीर मदान भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, इस व्यक्ति को बख्शी मीर मदान भी कह सकते हैं। तो मीर मदान, मोहनलाल, बहादुर अली और नौवे सिंह हजारी, कुछ सेना का भाग इनके हाथों में है और ये लीड कर रहे हैं। और टीम 3 में है या तीसरे टीम में है यार लतीफ। और यार लतीफ को दी गई है फ्रेंच सेना। फ्रेंच सेना और कुछ सिराज की सेना, इनको लीड कर रहा है यार लतीफ। तो अब समझ में आ गया कि ये भी, अब ये लीडर यही है और षड्यंत्रकारी भी है, तो ये भी साथ नहीं देगा। यानी कायदे से टीम 2 ही साथ देगी।
50,000 की सेना को 3 भागों में डिवाइड किया सिराजुद्दौला, और पहली टीम के लीडर इनको बनाया, दूसरी टीम का लीडर इनको बनाया, तीसरी टीम का लीडर इनको बनाया। तो ये तो षड्यंत्रकारी ही हैं तो साथ नहीं देने देंगे, ये षड्यंत्रकारी हैं तो साथ नहीं देने देंगे, बस ये लोग साथ देंगे। दूसरी तरफ है 3,000 की सेना या 3,200 की सेना। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले 2,100 भारतीय सैनिक इसमें है, 2,100 भारतीय सैनिक है। फिर अगर आप 3,000 मानेंगे तो ये संख्या 750 हो जाती है, और अगर 3,200 मानेंगे तो ये संख्या 950 हो जाती है। 950 कौन है? यह पैदल यूरोपीय। फिर 100 कौन है? यूरोपीय तोपची, तोप चलाने वाले, यूरोपीय तोपची। और 50 कौन है? नाविक। युद्ध होता है, ठीक है। सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। यहां पर छोटी मोटी डिटेल्स को लिख रहा हूं मैं। सुबह लगभग 8 बजे युद्ध शुरू हुआ है। फर्स्ट फेज में सिराजुद्दौला जीतता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, दोपहर के समय, अब उस समय मानसून भी था, बारिश हो रही थी। दोपहर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। क्या होता है? बारिश जो है बहुत तेज हो गई। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है, इनका लीडर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बहुत होशियार व्यक्ति है, ये याद रखिएगा। कुछ भी हो, गीदड़ तो है, यानी होशियार है। ये पहले भी बहुत सारे युद्ध लड़ चुका है, तो इसको बारिश में युद्ध लड़ने का अनुभव है, और इसको पता भी था भारत के मौसम के बारे में, उसकी इस समय मानसून रहेगा। तो ये अपनी पूरी तैयारी करके आया था। जब बारिश होने लगी, बहुत तेज झमाझम एकदम बारिश होने लगी, तो इसने क्या किया, तिरपाल लिया और तिरपाल से अपने जो गोला बारूद तोप वगैरह थे उनको ढक दिया, ठीक है। और इस सिराजुद्दौला जो था, इसके पास अनुभव की कमी थी, क्योंकि 23 साल का बस व्यक्ति है, ज्यादा युद्ध लड़ा नहीं है, छोटा मोटा अपने एरिया में युद्ध लड़ा है, ठीक है। और साथ में षड्यंत्रकारी भी लोग हैं, ठीक है। तो तिरपाल से ढक दिया, उसका सब चीज बचा रह गया। और यहीं पर जो सिराजुद्दौला का तोप हो, सिराजुद्दौला के तोप हो गए, बंदूकें हो गई, या गोला बारूद हो गया, ये सारा कुछ पानी के कारण भीग करके, गीले होकर के खराब हो गए। अब ये तो धोखेबाज लोग हैं, ये साथ दे ही नहीं रहे थे। ये धोखेबाज व्यक्ति साथ देने नहीं दे रहा था, यही लोग केवल लड़ रहे थे, क्योंकि ये लोग बोलते थे नहीं युद्ध नहीं लड़ना, सिराज ने मना। ये गलत, मतलब गलत खबर देते थे, सिराजुद्दौला को गलत खबर दे रहे थे कि हम बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको युद्ध ज्यादा टेंशन नहीं लेना है युद्ध का। और यही लोग इन लोगों को जाकर के बताते थे कि नहीं, हम लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, अंग्रेज बहुत मजबूत है, हम लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। फिर भी ये लोग लड़ रहे थे, और युद्ध में मीर मदान की मृत्यु हो जाती है युद्ध लड़ने के ही दौरान, ठीक है। युद्ध लड़ने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तो मारे जा चुके हैं, बारिश के कारण सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, मीर जाफर के पास जाता है, ठीक है। तो अब सारी चीज, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लाइट चली गई है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा बहुत दिखने में कम हो रहा होगा, लेकिन सुनने की भी कोशिश करिएगा। जो चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ उसको बोलूँगा भी, ठीक है। ज़्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ, बस ख़त्म करते हैं इसको। तो सिराजुद्दौला क्या बोलता है कि अब कंडीशन ख़राब हो चुकी है, तो सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के पास जाता है और बोलता है कि अब आप ही के हाथों में सारी चीज़ें, क्योंकि 65 साल का ये था, सिराजुद्दौला 23 साल का था। कई जगह पता चलता है कि ये इसको प्यार से बाबा भी बोला करता था, ठीक है। तो बोलता है बाबा, अपनी पगड़ी उतारता है सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र के कदमों में रखता है और बोलता है बाबा अब आप ही बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे जो नाना थे उनके साथ भी रह कर के काम किया, आपको अनुभव भी है, तो ऐसे हालातों में केवल आप ही साथ दे सकते हैं। मीर जाफ़र के कदमों में पगड़ी रख करके ये बात कहता है सिराजुद्दौला, लेकिन उसको पता अभी तक नहीं कि मीर जाफ़र धोखेबाज है। मीर जाफ़र जाता है सीधे रॉबर्ट क्लाइव के पास और बोलता है यही सही मौका है, सिराजुद्दौला अपने टेंट में जा करके मार दो या जो करना है करो, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसको बोलता है कि नहीं, ये काम तुम ही करो, बाकी जो इनाम में होगा वो ले लेना। तो मीर जाफ़र का बेटा जिसका नाम है मीरन, और मीरन का सेनापति है मोहम्मद बेग,
मोहम्मद बेग। तो क्या करता है सिराजुद्दौला मीर जाफर अपने पुत्र मीरन को आदेश देता है कि सिराजुद्दौला को मारना है, और मीरन अपने सेनापति मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला को रणभूमि में ही यानी युद्ध क्षेत्र में ही हत्या करवा देता है, मरवा देता है। अर्थात सीधे सीधे आप लोगों को ये पता चल रहा है कि सिराजुद्दौला यहाँ हार भी गया है और मारा भी गया है, ठीक है। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जीत गए यानी अंग्रेज जीत गए हैं। सिराजुद्दौला हार गया है। माना जाता है कि 500 के लगभग इसके सैनिक मारे गए और इतने ही लगभग घायल हुए। यहाँ माना जाता है कि 23 सैनिक लगभग यहाँ मारे गए रॉबर्ट क्लाइव के और 49 सैनिक लगभग घायल हुए। रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका है, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, मीर जाफर नवाब बनेगा, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। कौन सी डेट है, 23 जून को युद्ध हो रहा है और मीर जाफर जो है 29 जून 1757 को नवाब घोषित कर दिया जाता है बंगाल का। मीर जाफर का बंगाल का नवाब बनना, इतिहासकारों ने इसे बंगाल की पहली क्रांति कहा है। इसी को अंग्रेज उतारेंगे भी गद्दी से, जिसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाएगा। अब देख रहे हो अंग्रेजों का हस्तक्षेप कैसा है। वो एक सेठ राजा को, स्थायी राजा को, जो पूरी तरह से बादशाह है बंगाल का, उसको गद्दी से उतरवा दिए। 65 साल के व्यक्ति के द्वारा उस 65 साल के व्यक्ति को राजा बना देते हैं। यानी अब पता चला राजनीति में कितना बड़ा हस्तक्षेप है अंग्रेजों का। अब हम लास्ट में यही देखने वाले थे कारण, ठीक है। तो कारण कुछ चीज़ें बोल दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अच्छा, इसका परिणाम क्या निकला ये भी देखते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। परिणाम या निष्कर्ष जो कहना चाहें, सबसे पहले जब युद्ध जीत गया है रॉबर्ट क्लाइव तो इसको 2 लाख रुपए मिले हैं। इसको पर्सनल यूज़ के लिए 50 लाख रुपए इसको मिले हैं, सेना को देने के लिए, सेना पर खर्च करने के लिए, और 24 परगने मिले हैं। 24 परगने मतलब क्षेत्र या सूबा मिला है, ठीक है। साथ में और क्या किया गया है, मीर जाफर ने जो भी शर्तें मानी थी, जो भी शर्तें कही थी, संधि की थी, आप लोग को रेड पेपर और वाइट पेपर श्वेत पत्र का कंसेप्ट बताया था, जो मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के बीच डील हुई थी। पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा। तो उन सारी संधि की बातों को मान लिया। यानी संधि की बातों में क्या हुआ कि जो अंग्रेज हैं वो सेना रख सकेंगे और बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप भी कर सकेंगे, अपने किले बना सकेंगे, सिक्के ढाल सकेंगे, ये अपने हथियार के कारखाने बना सकेंगे। इन सारी शर्तों को और टैक्स वगैरह दस्तक का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सारी बातें कही गई, ठीक है ना। ये इसका परिणाम निकला। और हाँ, ठीक है। तो क्या क्या कर सकेंगे, मीर जाफर ने बोला ठीक है, जितनी बातें सब तुम दस्तक का पूरा इस्तेमाल कर लो, तुम किलेबंदी कर लो, तुम सिक्के वगैरह ढाल लो, तुम अपनी सेना रख लो, तुम राजनीति में हस्तक्षेप भी कर सकते हो। ये सारी बातें मीर जाफर ने मान ली। यानी अंग्रेजों को क्या मिल रहा है। अब इस युद्ध से निष्कर्ष क्या निकला, पता चल गया कि बंगाल की राजनीति कितनी दुर्बल है। बंगाल की राजनीतिक दुर्बलता यानी कमजोरी उजागर हो गई। अब यहां से बंगाल का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह का शोषण किया जाएगा। यानी और यहीं पर अब अंग्रेज स्थायी हो चुके हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत होने वाली यहीं से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बंगाल का जो प्लासी का युद्ध है, ये अंग्रेजों के भारत में प्रवेश का प्रवेश द्वार है। यहीं से अंग्रेज भारत में आ रहे हैं। अगर वाकई में यहाँ पर सिराजुद्दौला जीता होता तो अंग्रेजों की जड़ से या अंग्रेजों की जड़ें उखड़ गई होती, लेकिन अंग्रेजों की जड़ें मजबूत हुई इस युद्ध के कारण। मीर जाफर केवल नवाब नहीं बना, इसने पूरे भारत में अंग्रेजों को आने का मौका दे दिया, ठीक है। यूपीएससी ने मेंस में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि जब तक शैतान को उसका खो नहीं दिखता तब तक वो एंट्री नहीं करता। शैतानों को अपनी जगह दिख गई थी यहाँ पर एंट्री करने के लिए। वो शैतान कौन थे, अंग्रेज थे। और वो जगह कौन सी थी, यही प्लासी का मैदान था। प्लासी के मैदान के थ्रू अंग्रेज दिल्ली तक पहुंचेंगे, यानी प्लासी के मैदान से होते हुए अंग्रेज बंगाल में पहुंचेंगे, बंगाल से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचने के बाद भारत की संसद में प्रवेश करेंगे, संसद बनाएंगे और यहाँ से नियम कानून सब कुछ बनाना शुरू करेंगे। अगर यहाँ हार गए होते तो कितना बढ़िया होता, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई।
जहाँ पर सिराजुद्दौला हारा और उसका आपने सारे परिणाम वगैरह देखा। मीर जाफ़र की साजिश, नवाब का इनकार, प्लासी में टकराएं, धोखे और इनकार, गंगा की लहरों ने सुनी वो चीखो पुकार, कैसे मैदान में उजड़ा सिराज का संसार। अब आप लोगों के विवेक पर है, क्या सही क्या गलत, ये आपकी जो भी मान्यताएं हैं उसका सम्मान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होंगी, मैंने सारे फैक्ट्स को कवर किया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ तारीफ़ कर देना। तारीफ़ करने के लिए घर आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, छोटा सा लाइक्स भेज देना या छोटा सा दिल भेज देना, समझ जाऊँ मेरी तारीफ़ कर रहे हो। कुछ कमी रह गई हो तो बुराई करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, उस कमेंट बॉक्स में बुराई कर सकते हो, मेरे काम को बता सकते हो कहाँ पर बुराई रह गई, सुधारने की कोशिश करूँगा। धोखे की कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।